हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं द 100 सीज़न 6 का फर्स्ट एपिसोड हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्चुअली में मैं ये एपिसोड दो पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट 1 आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शॉ रेडिएशन के कारण मर जाता है और सब लोग उसे दफना देते हैं। दफनाने के बाद सब लोग आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं और चलते रहते हैं। और जॉन मर्फी चलते चलते बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही पायलट हैं, जिनमें से एक रेवन मदरशिप पर है और एक हमारे साथ था जो कि अब मर गया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब तो हम वापस भी नहीं जा सकते। तो क्लार्क उसकी बात का कुछ अजीब सा रिप्लाई दे देती है। जॉन मर्फी को अच्छा नहीं लगता और वह बोल देता है कि मैडी भी वहीं पर है, अब तुम मैडी से भी नहीं मिल सकती। क्लार्क को गुस्सा आ जाता है और वो मर्फी को धक्का दे देती है और क्लार्क उससे लड़ाई करने लग जाती है। मिलर उनकी लड़ाई शांत करवाता है और मर्फी मिलर से बोलता है कि तुम्हारी रेड क्यून भी वहीं पर है। और ये बात मिलर को भी चुभ जाती है, तो वो तुरंत मर्फी का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है शांति से चल लें। तो बेलामी बोलता है क्यों फालतू में लड़ाई कर रहे हो और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और बेलामी बोलता है कि इमोरी उसे उड़ा सकती है। इमोरी बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। मैंने पहले एक लैंडिंग कराई थी और बिना कोई गड़बड़ी करे, तो मैं 6 साल में अच्छी तरह से ट्रेन हो रखी हूँ, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सब लोग शांत हो जाते हैं और फिर दोबारा चलते रहते हैं और चलते रहते हैं। चलते चलते इमोरी को कुछ सीढ़ियाँ दिखती हैं, तो वो सब लोगों से बोलती है हे गाइस देखो यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं। तो उन सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते इमोरी सब लोगों से बोलती है कि वो रेडिएशन वाले खंभे क्यों लगा रखे हैं इन लोगों ने। तो बेलामी बोलता है कि कुछ चीज़ तो है जो कि ये लोग उसे अंदर आने से रोक रहे हैं, और जब वो लोग जीने के सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं तो इन लोगों को बहुत सारे घर दिखते हैं, यानी कि उन लोगों ने जो भी यहाँ पर रहते थे वो आप लोगों को आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में पता लग जाएगा। उन लोगों ने यहाँ पर पूरा एक शहर ही बसा रखा होता है। सब के सब वंडरफुल रह जाते हैं। सब के सब लोग वो सब घर देख रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा उधर उधर जाके सब लोग कुछ कुछ चीज़ों को देख रहे होते हैं। उसी टाइम इमोरी को एक चीज़ दिखती है, एक फ्लैग वहाँ पर टंगा रहता है, उस पर इन्फिनिटी का निशान बना होता है जो कि एली का निशान है। एली आपको 4th सीज़न में देखने को मिली थी, अब वो 7वें सीज़न तक आपको देखने को मिलेगी। इमोरी बोलती है गाइस देखो ये इन्फिनिटी का निशान, देखो गाइस ये इन्फिनिटी का निशान। क्लार्क हैरान रह जाती है व्हाट। फिर क्लार्क बाद में बोलती है कि बेका ने एलिजीएस के लिए टैग का काम किया था। बेलामी बोलता है कि 200 साल पहले जब वर्ल्ड ख़त्म हुआ था, यानी कि अर्थ, वहाँ एक बड़ा सा मेन गेट रहता है। तो जॉन मर्फी उस गेट को नॉक कर रहा होता है, हेलो कोई है क्या? इमोरी बोलती है जॉन तुम क्या कर रहे हो, इधर आओ हमारी बात सुनो। फिर जॉन मर्फी बोलता है हमें नॉक करने की ज़रूरत ही क्यों है, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। बेलामी बोलता है कि यहाँ के सब दरवाजे बंद है बाहर से और अंदर कोई है भी नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कुछ तो गड़बड़ है। क्लार्क बोलती है बेलामी इज़ राइट। जॉन मर्फी जाता है सीधा एक घर का दरवाज़ा लात मार के तोड़ देता है और सब लोग उस घर में घुस जाते हैं और चीज़ों को देखने लग जाते हैं। तो जॉन मर्फी बोलता है देखो ये क्या है, चेन जंजीर जिससे किसी को बांध रखा है। तो क्लार्क देखती है कि वहाँ पे खून भी है। तो उस घर में बेलामी को एक तस्वीर मिलती है जिनमें 3 लोग रहते हैं, वो लोग साइंटिस्ट होते हैं। तो बेलामी बोलता है एलिजियस 3, और मर्फी को कुछ हुए बग्स दिखते हैं और वहाँ पे एक म्यूज़िक प्लेयर भी होता है। तो मर्फी उसे उठा लेता है और बेलामी को बोलता है क्या तुम्हें ये चाहिए गाने सुनने के लिए? तो बेलामी बोलता है बिहेव मर्फी। तो मर्फी वहीं पे रख देता है। जैसे ही सब लोग बाहर जाते हैं तो वो म्यूज़िक प्लेयर मर्फी दुबका के रख लेता है। उसके बाद एबी ग्रिफिन का सीन दिखा देते हैं। एबी सो रही होती है और मार्कस केन की धीरे धीरे आँख खुल रही होती है।
यानी कि एबी ने उसका इलाज किया था और मार्कस केन ठीक हो गया। तो जैसे ही मार्कस केन ठीक होता है वो उठ जाता है और बोलता है एबी, और तो एबी की नींद खुल जाती है और जग जाती है। तो वो धीरे धीरे चलने लग जाता है और विंडो की तरफ जाता है। विंडो की तरफ से बाहर दिखता है कि ये कौन सा प्लेनेट है और क्या है, हम कहाँ हैं। तो एबी ग्रिफिन उसे सब चीज़ बता देती है कि ऐसे ऐसे हम यहाँ अल्फा प्लेनेट पे जा रहे हैं, ये इतने टाइम लग गया हमें, और ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ। और एबी बोलती भी है कि हमने एक टीम वहाँ पर भेजी है चेक करने के लिए कि हम वहाँ पर रह सकते हैं कि नहीं। और एबी बोलती है कि क्लार्क भी नीचे है। मार्कस केन बोलता है कि वो ठीक होगी यहाँ पर, ये दिखने में बहुत अच्छा प्लेनेट लग रहा है। और एबी से बोलता है कि ये प्लेनेट कितना शानदार दिख रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे सब कुछ ठीक होगा और हम वहाँ पे सब लोग खुशी खुशी सरवाइव कर सकेंगे। और उसी वक्त वहाँ पे ऑक्टेविया आ जाती है और एबी से पूछती है कि नाइला किधर है। और उसके बाद मार्कस केन और ऑक्टेविया की बहस होने लग जाती है। एबी बोलती है कि ऑक्टेविया तुम यहाँ से जाओ, मार्कस केन को ब्लड की ज़रूरत है इसकी लाइफ को बचाने के लिए, वरना ये मर जाएगा। ऑक्टेविया बोलती है कि मरने दो, ये वैसे भी गद्दार है, इसने मेरे को धोखा दिया था, गद्दारी की थी इसने, पागल भड़वे ने। मार्कस केन बोलता है कि मेरे पे और कोई रास्ता नहीं था, मैंने तुम्हें बोला भी था कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, अगर तुम सरेंडर कर दोगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो ऑक्टेविया बोलती है हाँ जी हाँ, घंटा तुम्हारा प्रॉमिस। तो ऑक्टेविया बोलती है अगर मैं सरेंडर कर दी थी तो हालात और से और बदतर हो जाते। तो मार्कस बोलता है तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हारी वजह से बंकर में 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और तुमने वहाँ पे खेती का सोर्स, बंकर में जो खेती का सोर्स था उसे जला दिया था, फार्मिंग का सोर्स, तो हम खाना भी नहीं खा सकते थे। और जबकि फसल नहीं हो रही थी तो तुम लोगों को मार देते थे ब्लड रीना में, तो तुम ब्लड रीना में वहाँ पे लड़ाई करवाते थे और लोगों को मार देते थे, जो मर जाता था उनका मांस खाने को बोलते थे। तुम्हारा दिमाग तो पूरी तरह से खिसक गया था। तो तुम मेरे को तो बोली मत कि मैं गद्दार हूँ, मैंने जो भी करा सही करा था। तो ऑक्टेविया बोलती है क्या तुम मेरे को अपने आप से बेहतर समझते हो, सबसे बड़े भड़वे तो तुम हो। जब हम आर्क पे थे तो तुम सीधा स्पेस से उन लोगों को मरने के लिए छोड़ देते थे, जबकि तुम उन्हें अर्थ पे भेज सकते थे। अर्थ सर्वाइवेबल था, यानी कि लोग वहाँ पे अर्थ पर उस टाइम सर्वाइव कर सकते थे। तुमने उन्हें मार दिया और उसमें मेरे डैड भी इंक्लूड थे, मॉम को भी नहीं छोड़ा, तक कि इतने मासूम लोगों की जान ली। ऑक्टेविया बोलती है एबी तुम इसका साइड ले रही हो, जबकि इसने तुम्हारे हस्बैंड को भी मार दिया था। और बोलती है कि ये तो भड़वा भाग भी गया था और इसने हमारे दुश्मनों के संग डील भी की थी। इन लोगों की इतनी तगड़ी बहस हो रही होती है और ये सब बहस कुछ पिछली बातों पे हो रही होती है। इनकी इतनी तगड़ी बहस हो रही होती है कि मार्कस केन भी इतनी तेज़ी से जवाब दे रहा था, जबकि उसकी हालत नहीं थी। और धीरे धीरे वो ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तो वो बोलता है, तो कुछ बोल ही नहीं पाता है। एबी बोलती है कि ऑक्टेविया मुझे इसे लिटाने में मदद करो, तो वो उन्हें लिटा देता है। और एबी नाइला नाइला चिल्लाती रहती है उस लड़की को, क्योंकि उसका ब्लड ब्लीडिंग कि मार्कस केन ब्लीडिंग कर रहा होता है, उसके मुंह से इतना खून निकल रहा होता है, तो उसे ब्लड की ज़रूरत होती है। तो नाइला को आवाज़ दे रही होती है और नाइला आ जाती है जब तक बहुत देर हो जाती है। तो नाइला को बोलती है कि इसके पेट पे प्रेशर डालो जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है और मुंह से भी खून निकलना होता है। तो वो तो उसकी छाती को ज़ोर ज़ोर से प्रेशर देने लग जाती है छाती पे, और मुंह से हवा को भी पास करने की कोशिश करती है, मगर कुछ नहीं होता, वो मर जाता है। मतलब तो पूरी तरह से वो मरा नहीं था, वो मर रहा होता है। तभी उसी टाइम वो बोलती है कि मेरे को मार्कस केन को यहाँ से ले जाने के लिए मदद करो, और वो स्लीपिंग जिएंट नाम की एक मशीन के पास चले जाते हैं। तो जॉर्डन से बोलती है अभी कि जल्दी से जल्दी इस मशीन को स्टार्ट करो। तो वो स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे मार्कस केन को लेटा देते हैं और उस मशीन को लॉक कर देते हैं, उसे सुला देते हैं, उस मशीन को फ्रीज कर देते हैं। तो वो मशीन काम कर जाती है और वो उस टाइम मरा नहीं होता, वो उसके लिए टाइम रुक जाता है। तो जिसे स्लीपिंग जिएंट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं तो पार्ट 1 को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से बताया हुआ है कि स्लीपिंग जिएंट मशीन क्या काम करती है। इस एपिसोड की थोड़ी सी एंडिंग रह रही है, तो एंडिंग एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इस एंडिंग में
दोबारा अल्फा प्लैनेट का सीन दिखाने लग जाते हैं। इमोरी एक बड़े से मेन गेट का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है और वहीं जॉन मर्फी इमोरी से बोलता है कि गाना चलाऊं, डांस करोगी। इमोरी बोलती है शट अप, मेरे को कंसंट्रेट करने दो। तो मर्फी बोलता है कि थोड़ी देर के लिए इस दरवाजे के बारे में भूल जाओ और मेरे संग डांस करो। उसी टाइम मर्फी एक गाना चला देता है और गाने लग जाता है और ज़बरदस्ती इमोरी को भी वहाँ पे डांस करने के लिए फोर्स करता है। इमोरी को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि हटो, मेरे को कंसंट्रेट करने दो, मेरे को इस दरवाजे का लॉक तोड़ना है। तो मर्फी बोलता है ठीक है, करती रहो। तो मर्फी तेज तेज से गाने लग जाता है और डांस करने लग जाता है। और दूसरी तरफ बेलमी, क्लार्क, एको एक पार्क के पास खड़े रहते हैं। तो क्लार्क एक घर में चली जाती है जिस घर में वो पहले गए थे, जहाँ से मर्फी ने वो म्यूज़िक प्लेयर उठाया था। तो वो उस घर में चली जाती है और एक बुक रखी रहती है छोटी सी, बच्चों की तरह, मतलब बच्चों की टाइप की। तो क्लार्क उसे पढ़ने लग जाती है, एक फ्रंट पेज पढ़ती है और वहीं पे बेलमी आ जाता है। तो उन दोनों के बीच में कुछ बातें होने लग जाती हैं। बातें करने के बाद क्लार्क बाहर चली जाती है और बेलमी देखता है कि क्लार्क क्या देख रही थी, तो वो उस बुक को देखने लग जाता है और फटाफट बाहर आ जाता है और बोलता है एको, क्लार्क देखो इस बुक में क्या लिखा है। और वो सब लोग तीनों पढ़ने लग जाते हैं। इस बुक में क्या लिखा था वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। बस आप अभी के लिए इतना जान लो कि वो उस सन के बारे में होता है, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेनेट के दो सन होते हैं और एक सन से हार्मफुल रेडिएशन निकलती है और उस रेडिएशन की वजह से कोई भी इंसान अपना दिमाग खो बैठता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बिना बात पे कुछ भी करने लग जाता है, मार कूट, किसी को भी मारो, ये फलाना ढिमकाना। तो आपको मैं अगले एपिसोड में पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा। अभी तक के लिए सिर्फ आप इतना ही जान लीजिए। और उसके बाद जिस शिप में वो सब लोग आए होते हैं इस प्लेनेट पर, एलिजियस नाम से जो वो शिप रहती है, उसमें कुछ लोग बैठ के छुपके से निकल लेते हैं, वही लोग जिनके यहाँ पर ये अभी खड़े हुए हैं जिस शहर में। तो मर्फी चिल्लाता है तेजी से, ओ बहन। तो मर्फी चिल्लाता तेजी से और गालियाँ बकता है, व्हाट द फक। मर्फी को गुस्सा आने लग जाता है और बोलता है ये लोग हमारी शिप चुरा रहे हैं। और सब लोग उस शिप को देखने लग जाते हैं, भाई हमारी शिप कौन उड़ा के लेके जा रहा है। और उसके बाद इमोरी आती है जॉन मर्फी के पास और एक चाकू से बहुत तेज तेज वार करने लग जाती है मर्फी पे। मर्फी बचता रहता है और बोलता है कि इमोरी क्या कर रही हो बेबी, तुम मेरे पे हमला क्यों कर रही हो, ये मजाक है क्या, चाकू से खेल रही हो। शुरू में सबको लग रहा होता है कि मजाक कर रही है इमोरी, पर उसके बाद रियल में इतनी तेजी से हमला करने लग जाती है कि मर्फी भी घायल होने लग जाता है। तो सब लोग आते हैं और मर्फी को बचाते हैं। दो लोग, जैक्सन और मिलर, इमोरी को पकड़ लेते हैं और बाकी के तीनों मर्फी के पास जाते हैं और बोलते क्या तुम ठीक हो। तो गाइज आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि इमोरी क्यों मर्फी पे हमला करेगी। तो गाइज जबकि मैंने अभी बताया कि दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उस बुक में कुछ सन के बारे में कुछ लिखा रहता है। तो मैंने मेन थोड़ा सा कुछ बताया था कि उसमें से जो हार्मफुल रेडिएशन निकलती है उसकी वजह से कोई भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो इमोरी भी हो जाती है। तो कंफ्यूज ना हो, अगले एपिसोड में आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, यानी कि अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब आपको ये बातें सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप द 100 के जितने भी इंग्लिश में सीज़न है वो सब हिंदी में समझना चाहते हैं, और ये भी बताना कि आपका द 100 में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। और तो और कोई भी इंग्लिश मूवी या कोई भी इंग्लिश सीरीज़ अगर वो इंग्लिश में हो और आप अच्छे से हिंदी में समझना चाहें, तो अगर आप अच्छे से हिंदी में समझना चाहें तो बस मेरे को कमेंट कर देना कोई भी वीडियो पे, मैं उसे अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा।